हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का मैथ टॉपिक है, आपका चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करना, हल करना सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पिछले वाले जो वीडियो हमारे पास था रैखिक समीकरण से संबंधित, उसमें मैं विलोपन विधि के बारे में बताया हुआ था। ठीक है। आज हम लोग उसी प्रकार के जो रैखिक समीकरण के युग्म है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना। ठीक है। रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, हल करना। ठीक है। तो देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे मेथड पूछ दिया जाएगा, कभी बोल दिया जाएगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए, कभी बोल दिया जाएगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कभी बोला जाता है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जिस विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा उसी विधि से हल करना पड़ेगा, अन्यथा हमें इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना। जब तक अगर मान लीजिए आपके पास कोई बाध्यता नहीं लगाया जाए, जब तक आपको कहा नहीं जाए कि इस विधि से हल करना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे वहां पे आपको बता दिया गया कि नहीं, आपको इसी विधि से हल करना है, तो उसी विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने से पहले हमें एक शर्त पता होना चाहिए। ठीक है ना। जो कि मैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे मैं रैखिक समीकरण वाला जो वीडियो अपलोड किया हूं पिछला वाला, उसमें आप देखे होंगे कि वहां पे मैं अलग अलग शर्त आपको बताया हुआ हूं। लेकिन मैं वापस यहाँ पे आपको वो शर्त याद दिलाना चाहूंगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कि कोई भी आपके पास जो समीकरण दिया गया है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया गया। ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं। ठीक है ना। पहला समीकरण ये वाला हो गया, दूसरा समीकरण ये वाला हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना होता है, इनके अनुपातों का तुलना करना होता है। किनके अनुपातों का? तो यहाँ पे a1/a2 है, जो आपका x का गुणांक यहाँ पे a1, इस समीकरण में देखेंगे तो x का गुणांक a2। पहले समीकरण में देखेंगे y का गुणांक b1, जबकि दूसरे में y का गुणांक b2। उसी प्रकार से पहले समीकरण में C1 आपका देखें यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद। और दूसरे समीकरण में देखेंगे तो अचर पद आपका यहाँ पे C2 है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल चुका है। तो यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले में शर्त का जांच करना पड़ेगा। तो शर्त आपके पास क्या है? तो सबसे पहला जो आपका शर्त है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर नहीं होगा तभी हम हल कर पाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि स्थिति कैसा होगा, संगत होगा, है ना। स्थिति कैसा होगा, संगत होगा। और इसका जो हम लोग गणितीय निरूपण यहाँ पे करते हैं वो बोलते हैं अद्वितीय हल है। ठीक है। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में ही हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं और उसका मान हमें निकल पाएगा। ठीक है ना। और इसके लिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा कि ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है ना। अगर आपके पास शर्त मालूम चल गया कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं ना, उनके जो रेखाएं होंगी आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, किसी एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को कैसे हल करना होता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको दे दिया गया, एक सवाल दे दिया गया और उसमें बोल दिया गया आपसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। आपसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, बोल दिया गया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिख लीजिए, प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन विधि
से हल करें या हल कीजिए। सवाल इसी प्रकार से दिए जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और प्रतिस्थापन विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी में पूरा का पूरा फोकस करेंगे। अगर इस विधि को सीखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इस विधि को सीखना है तो आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आने वाली। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए आप इसको वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो को देखकर अपना कीमती समय जाया न करें, अपना समय बर्बाद न करें, ठीक है ना। अगर आपको वाकई में सीखना है तो ही वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समीकरण का युग्म दिया गया है। अब मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख देता हूं, x + 3y = 6। मान लीजिए आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। और उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 2x - 3y बराबर कितना दिया हुआ है? 12। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले क्या किया कि दो समीकरण हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा हुआ है, और इसे हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे। इसको किससे तुलना करना है? दिए गए जो व्यापक रूप होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे हम लोग को तुलना करना है। तो आप यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे पाएंगे कि जो a1 का मान यहाँ पे है ना 1 छुपा हुआ है, तो लिखेंगे 1। उसी प्रकार से b1 का मान यहाँ पे कितना है? 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और c1 का मान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? c1 = -6। एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे बराबर के दाहिने तरफ जैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है? इसको बाएं तरफ ले जाना है। तो दाहिने तरफ में क्या है? प्लस में 6 है, बाएं तरफ ले जाएंगे ना तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से दूसरा समीकरण देखिए आप, तो a2 का मान आपको यहाँ से क्या दिखेगा? 2 है, जबकि यहाँ से b2 का मान कितना यहाँ पे है? -3 है, और c2 का मान कितना यहाँ पे? -12 है। यहाँ पे 12 क्या था? प्लस में, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम लोग को चेक यहाँ पे क्या करना है? a1/a2। तो a1/a2 क्या आपके पास? 1/2 है। उसी प्रकार क्या चेक करना है आपको? b1/b2। तो b1/b2 चेक करेंगे तो आपके पास क्या दिखाई देगा? 3, और यहाँ पे क्या है? -3। 3 कट गया, मतलब सिर्फ माइनस बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग स्टेप यहाँ पे देखिए लिखते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा। तो a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात है बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं। यहाँ पे लगा देंगे चूंकि, इसको बोलते हैं चूंकि या सिंस, है ना। तो चूंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं? इसलिए अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, यानी x का भी एक ही मान निकलेंगे और y का भी एक ही मान निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो पहला समीकरण था उससे हम लोग यहाँ पे लेने का कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पे पहला समीकरण क्या है? x बराबर क्या है? 3y, सॉरी x + 3y = 6 दिया हुआ है। तो अगर x का मान हमें पता करना है तो 6 यहाँ पे पहले से है, 3y को उस साइड में हम ले जाएंगे ना तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? x = 6 - 3y लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। मैं ये बोल रहा हूं कि x बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 6 - 3y लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा आप रख लीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है? पहली बात कि अगर मान लीजिए यहाँ दो समीकरण आपको पता है ना, और तीसरा समीकरण यहाँ पे निकाल लिए, तो अब तीसरे समीकरण का मान आपको दूसरे में रखना है। एक बात आपको प्रतिस्थापन विधि में हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप पहले समीकरण से तीसरा समीकरण लाए हैं तो तीसरे का मान दूसरा में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला से लाए हैं तो दूसरा में रखना पड़ेगा, लेकिन अब दूसरे से अगर लाएंगे तीसरा समीकरण तो पहला में रखना पड़ेगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। तो मैं क्या किया यहाँ पे? पहले समीकरण से लाया हुआ हूं तीसरा समीकरण, इसीलिए पहला में मैं नहीं रखूंगा, मैं कहां रखूंगा? दूसरा समीकरण में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसका मान, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दूसरा समीकरण है वो हो गया 2x माइनस कितना दिया हुआ है 3y, और यहाँ पे बराबर कितना दिया हुआ है 12, ठीक है ना। और x का मान हम लोग को कितना रखना है 6 माइनस 3y माइनस 3y बराबर कितना 12। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से, या तीसरा है तो समीकरण 3 से लिखेंगे, जो भी समीकरण होगा वहां से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, आपका समीकरण 3 है, ठीक है ना, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो 2 से अगर गुना करेंगे 6 में, तो 6 दूना कितना हो गया 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 6y। यहाँ पहले से आपके पास कितना है 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप 3y लिखने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे 3y बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 12। अब अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो अगला स्टेप में आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि 12 देखिए इधर पे भी है, 12 देखिए उधर पे भी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये हो गया 12, ये वाला 12 इधर लाएंगे ना तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 12 बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस में 6y और माइनस में कितना है 9y, सॉरी माइनस में 6y और माइनस में 3y, तो माइनस में कितना हो गया 9y, और उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 9y, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया 0। तो 9y का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है ना। y का मान कितना मिल गया 0 मिल चुका है, ठीक है। अब इसी y का मान हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 3 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यह बात कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण, कौन सा समीकरण है 3, तो लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। ये बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x बराबर कितना है 6 माइनस 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ये हो गया 3, y का मान कितना आया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना करेंगे y में, यानी कि y का मान कितना है 0 है, तो 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया आपका 6 निकल गया, ठीक है ना। और y का मान कितना आया हुआ था 0 आया हुआ था, मतलब आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना है आपका 6 है और y बराबर कितना है 0 है ना। x बराबर कितना है 6 है और y बराबर कितना है 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार से किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को यानी जोड़े को हल कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या यहाँ पे सीखा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि को सीखा हुआ है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना रहता है, सबसे पहले देखिए आपको मैं एक बात यहाँ पे दिखा देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करना रहेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2 समीकरण दिए हुए रहते हैं, उन दिए गए समीकरण को आपको क्या करना होता है, एक तीसरा समीकरण लाना होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर मन करे तो पहले समीकरण के मदद से आप तीसरा समीकरण ले आइए और उसका मान फिर दूसरे में रख दीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि दूसरे समीकरण के मदद से आप तीसरा समीकरण ले आइए और तीसरे का मान पहला में रख दीजिए। तो जो भी आपको रखना पड़े कैसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, यानी x के मान को मैंने क्या किया, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि को हल करना रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है प्रतिस्थापन विधि में, ये विधि आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। और मैंने इसको इसलिए यहाँ पे कवर किया हूं ताकि आपको यहाँ पे बात समझ में आ जाना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका विधि है प्रतिस्थापन विधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे विधि सीख चुके हैं तो इस विधि के आधार पे बहुत सारे
क्वेश्चंस को, बहुत सारे समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं चाहता था कि मैं आपको इस विधि के बारे में बता दूं, है ना, ताकि इस विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं और हल करने का तरीका क्या है ना। हल करने का तरीका क्या है कि दिए गए रैखिक समीकरण में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 का अनुपात जांच करना होता है। अगर मान लीजिए वो बराबर नहीं है तो बोलेंगे संगत है, यानी कि अद्वितीय हल है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको उदाहरण के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आज आपको बताया, आज मैंने समझाया, वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से आप जो है इससे संबंधित इस विधि से आप समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मैं मिलूंगा अगले किसी नए टॉपिक के साथ। और हो सकता है इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो अभी ग्राफीय विधि पढ़ाना बाकी रह गया है, तो ग्राफीय विधि बताऊंगा, वज्र गुणन विधि भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाते हैं टिक करने वाला, तो वहां पे मेथड का, विधि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। किसी भी विधि से आप हल कीजिए, आपको फाइनल आंसर में टिक कर देना है। आंसर सही टिक करेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर विधि का इस्तेमाल करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल दिया डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखने वाला, तो आपको उसी विधि का इस्तेमाल करके हल करना पड़ेगा, यानी मार्क्स अगर आपको लेना है तब, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जिस विधि का बोला जाएगा प्रयोग करने, उसी विधि का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो में, और वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को, है ना, किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। और अगर आप मान लीजिए मेरे चैनल में नए हैं और आपको अगर नहीं पता कि किस प्रकार से विलोपन विधि को हल किया जाता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका लिंक भी दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वही एक बेल बटन है जो आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेगा। और जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।